हेलो गाइज, इस वीडियो में हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाई RS खुरमी की बुक से होगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द टर्म force may be defined as an agent which produces or tends to produce, destroy or tends to destroy motion। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो फोर्स की डिफिनीशन है। तो फोर्स की डिफिनीशन क्या होता है? तो फोर्स आपका एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी बॉडी पे लगाने पे आपका क्या करता है, उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है या स्टेट को चेंज कर देता है। सिंपल सी बात कहें तो अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा या मोशन में ला देगा। ठीक है, अगर मोशन में है तो उसको क्या करेगा, रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा या ला देगा। ठीक है, तो यहां पे यही बात कही जा रही है, डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय मोशन, मतलब कि मोशन डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, तो मोशन को खत्म करने की कोशिश करेगा या खत्म कर देगा। बिल्कुल एग्री करते हैं हम, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स व्हाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी में चेंज इट्स मोशन। बिल्कुल सही बात है, ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है मोशन को। ठीक है, बैलेंस द फोर्सेज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, इस पे जो है एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो है आपका 5 किलो न्यूटन का। कितने न्यूटन का लग रहा है? 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर इस पे हम इसी के लाइन ऑफ एक्शन में इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब कि 5 किलो न्यूटन का फोर्स हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, इसी के लाइन ऑफ एक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो फोर्स आपका ये लग रहा था इसको क्या कर देगा, ये बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो जो भी आपका फोर्स होगा, बैलेंस द फोर्सेज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट। हो सकता है नंबर ऑफ फोर्सेज हो, हमने एक फोर्स का दिखाया है, ऐसे कई सारे फोर्स हो, उनका रिजल्टेंट जो है इधर आ रहा हो, हम डायरेक्ट एक रिजल्टेंट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगा दें तो क्या कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा। बिल्कुल ये भी सही बात है। अगर मान लीजिए ये बॉडी रिजिड ना हो कि क्या हो, डिफॉर्मेबल हो, क्या हो, डिफॉर्मेबल हो, तो देखिए अगर ये डिफॉर्मेबल होगा तो यहां पे अगर हम कट कर देंगे तो पूरी बॉडी आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये पार्ट 1 पार्ट और 2 पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैं इसका क्या करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए ये आपका इधर वाला पोर्शन है, इधर आपका क्या फोर्स लग रहा है, F, जो कि 5 किलो न्यूटन है। तो इसी को आपको बैलेंस करने के लिए, भाई ये इक्विलिब्रियम है तो ये पार्ट भी इक्विलिब्रियम होगा, तो यहां पे क्या होगा, इंटरनल फोर्सेज डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज, F1 F2 F3। ठीक है, F1 F2 F3, और इन सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इन सबको, सबका जो सम आएगा वो 5 किलो न्यूटन, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मान लेंगे F होगा। ठीक है, यहाँ पे वही इंटरनल फोर्सेज डेवलप होंगे, उतना ही 5 किलो न्यूटन के बराबर ही। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेज इन इट, मतलब कि इंटरनल स्ट्रेसेज को, इंटरनल रेजिस्टेंसेज को डेवलप कर देगा। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द दीज होगा इसमें ऑप्शन, मतलब सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम, डी ऑप्शन है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो। देखिए किसी भी फोर्स के इफेक्ट को जानने के लिए फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या होती हैं फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में जैसे 5 किलो न्यूटन था, वो आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन हो गया। दूसरी चीज, डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन। तीसरी चीज, हमें जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए, किस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है आपका कि आपका लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चौथा। ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देख सकते हैं आप। फिफ्थ पॉइंट होगा नेचर ऑफ फोर्स, मतलब किस नेचर का है, मतलब कि पुश है
कि पुल है, ठीक है, मतलब कि टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुश फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव है, ठीक है, या हम पुश बोल सकते हैं, ठीक है, तो कंप्रेसिव है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स जानने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है, मैग्नीट्यूड तो जानना ही चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बी ऑप्शन है, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है, इसमें से तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज, मतलब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है भाई, क्या होती है, न्यूटन होती है। और आपका सीजीएस में क्या होता है फोर्स की यूनिट, सीजीएस में आपका फोर्स की यूनिट होता है डाइन। और किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। और वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए 1 kg ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, देखिए 1 kg ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है भाई, m इंटू जी के इक्वल होता है। तो m कितना है 1 और 9.81, तो यहां से कितना आ गया 9.81 न्यूटन आ गया ना। तो यहां देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। A resultant force is a single force which produces the same effect as produced by all given forces acting on a body. For example हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी है और इस पे नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे फोर्सेज लग रहे हैं और इधर से एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F1 है, F2 है, F3 है, ये F4 है। और इसका जो इफेक्ट आ रहा है, मतलब टोटल इन सारे फोर्सेज का जो इफेक्ट आ रहा है, वो बॉडी हमारी इधर की तरफ मोशन कर रही है, किधर की तरफ मोशन कर रही है, इधर की तरफ मोशन कर रही है, ठीक है, किधर तरफ मोशन कर रही है, इधर की तरफ मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में। हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं मोशन कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट जो है इन सारे फोर्सेज का हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट हमारा कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो सारे फोर्सेज मिलके इधर मोशन करा रहे थे। तो ये रिजल्टेंट भी मोशन इधर की तरफ कराएगा, मतलब कि जो इफेक्ट सारे फोर्सेज मिलके कर रहे थे, काम कर रहे थे, वही काम आपका रिजल्टेंट भी करेगा। तो बिल्कुल ये भी सही बात है, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें रिजोल्यूशन। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर रिजोल्यूशन नहीं हो सकता है क्या, तो मैं बता दूं भाई, देखो जैसे मैं एक फोर्स है, मान लो एक फोर्स क्या, मैं दो फोर्स एज्यूम कर लेता हूं, ये हमारी जो है P1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पे मान लो P2 फोर्स लग रहा है, यहां पे मान लो एंगल जो है θ1 है और इसका एंगल मान लेते हैं θ2 है। तो भाई मेरे ये बताओ P1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, सिंपल सा दूसरे पेन से मैं बना दे रहा हूं, P1 का जो कंपोनेंट आएगा P1 cos θ1 आएगा। ऐसे ही हमारा P2 का कंपोनेंट क्या आएगा, P2 cos θ2 आ जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखो P1 का फिर इधर कंपोनेंट क्या आएगा, P1 sin θ1। ऐसे ही हमारा P2 का क्या आ जाएगा, P2 sin θ2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट किधर भी एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, और ये रिजल्टेंट जो है मान लेंगे अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं समझा रहा हूं, इसमें दोनों क्वेश्चन 7 और 8 दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैं क्या करूंगा, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का दो कंपोनेंट आएगा, एक रिजल्टेंट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा जो इन दोनों फोर्सेज को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये रिजल्टेंट है, तो भाई रिजल्टेंट का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट जो होगा इन सारे फोर्सेज का, इन P1 और P2 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा उसको क्या करेगा, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बैलेंस करेगा। तो देखिए क्या होगा, r cos थीटा इक्वस टू, सॉरी r cos अल्फा, अल्फा माना है ना, तो अल्फा, तो P1 cos θ1
प्लस P2 cos थीटा 2, ठीक है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, समेशन fx लिखते हैं ना, समेशन fx, या फिर समेशन fx ना लिख के हम केवल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, r साइन थीटा होगा ना, r साइन अल्फा होगा, और ये क्या होगा P1 साइन थीटा 1 प्लस P2 साइन थीटा 2, ठीक है। चलो मान लेते हैं समेशन fx, ये समेशन fx है और ये समेशन fy है, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, इसे बोलते हैं जो आपका रिजल्टेंट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया है वो सारे फोर्सेज के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के सम के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम इसको दोनों को कंपोज कर दें, कैसे कंपोज करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसको भी, क्योंकि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी अल्फा दोनों हैं, ठीक है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का दोनों का, तो क्या होगा, ये दोनों वन हो जाएंगे ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दोनों वन हो जाएंगे तो आर हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ये समेशन fx है, समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिशन बोलते हैं। और ये क्या किया गया है, ये रिजोल्यूशन किया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन है, तो ये डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो हम कैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, हम कंपोज करके फाइंड करते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, वही बात हमने कही कि जो रिजल्टेंट होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, हॉरिजेंटल वाला, इनके सारे जो P1 और P2 के हॉरिजेंटल हैं उनके क्या होगा, एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। यही बात कही जा रही है, मतलब कि इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर आएगा या इधर आएगा वो क्या होगा, किसके सम के बराबर होगा, इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट के सम के बराबर होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो। अगर ये क्या है P2 जो है इस डायरेक्शन में लग रहा होता तो माइनस होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, अदर कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर मेथड फॉर रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज। तो सबसे पहले जान ले हम पॉलीगन लॉ क्या होता है। पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे n कॉन्करेंट फोर्सेज लग रहे हैं तो उनको हम किसी पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि मैं यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं पॉलीगन के साइड से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, जो लास्ट में आपका जो साइड क्लोज करेगा, इस साइड को क्लोज करेगा, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वेक्टर लॉ क्या कहता है, अगर जो है जो फोर्सेज हैं एन फोर्सेज लग रहे हैं उन फोर्सेज को क्या करिए आप क्या करिए, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। वेक्टर फॉर्म में मतलब कि जो उनका मैग्नीट्यूड है उनको क्या करिए, आप इतनी लेंथ ले लीजिए, उतना लेंथ ले लीजिए, ठीक है। तो इसका लेंथ जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी डायरेक्शन में आप बना लीजिए, ठीक है। फिर जो है इसके हेड से आप क्या करिए, दूसरे फोर्स को बनाइए, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, इसके लेंथ के बराबर, और डायरेक्शन किधर रहेगा, जिधर उसका डायरेक्शन रहेगा, आपने डायरेक्शन बना लिया। ऐसे ही आप तीसरे फोर्स को, ये F2 हो गया, ये आप ऐसे ही तीसरे फोर्स को जिधर उसका मैग्नीट्यूड है, जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतना लेंथ रखिए, और जिधर उसका डायरेक्शन उधर डायरेक्शन रखिए, ऐसे बना लीजिए। तो अगर इसका टेल और लास्ट वाले का हेड हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, पॉलीगन लॉ और वेक्टर लॉ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज, ठीक है। तो रिजल्टेंट P और Q का क्या होगा जब वो थीटा एंगल पे लग रहे होंगे। तो मान लेते हैं हम, ये है आपका Q और ये है आपका P, ठीक है। ये एक्चुअली आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज है, तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर दो फोर्सेज हैं उनको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करें, पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये पैरेललोग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी Q है ये P है आपका। तो जो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन होगा, जो दोनों P और Q से जो कॉमन इंटरसेक्शन से जो डायगोनल जाएगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है आपका, थीटा दिया हुआ है। P और Q के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो इसका जो रिजल्टेंट का फार्मूला आता है, R जो आता है वो क्या आता है, अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब ये रहा रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए यहां पे साफ साफ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। साथ ही में कब ये भी पूछा जाता है कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद फोर्स P के साथ हमारा डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, तो ये हम मान लेते हैं अल्फा है। क्या है, अल्फा है, ठीक है। P के साथ ये अल्फा बना रहा है, तो मैं यहां पे tan अल्फा लूंगा, तो ये आता है Q sin थीटा अपान P प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना किसी दो फोर्सेज का, ठीक है, और डायरेक्शन निकालना विद P, याद रखिएगा P के साथ है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, और ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो हमें आप जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।